Now today we are discussing about that is DNA replication. किसके बारे में पढ़ रहे हैं आप? DNA replication. DNA replication के बारे में. DNA replication. इस टॉपिक की मैं बात करूं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ठीक है ना? अब मेरी बात सब सुनना बेटा. DNA replication को अगर हम डिटेल में जानेंगे, बिफोर डिस्कसिंग इन डिटेल, लेट्स हैव फ्यू थिंग्स अबाउट DNA. एक चीज़ तो मैंने बताई आपको, डीएनए जो है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और इसके अंदर 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, जो मैंने बताया आपको. जैसे हम उनको एक रिप्रेजेंट करते हैं डीऑक्सी एडिनाइलेट, वैसे मैंने बताया था आपको चीज़ें. तो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर पाए जाते हैं डीएनए के अंदर. अब डीएनए के अंदर एबिलिटी है, इट रिप्लिकेट्स. क्योंकि मैंने पहले ही बताया, तभी एक मॉलिक्यूल एज ए जेनेटिक मटेरियल एक्ट कर सकता है जब उसके पास पावर ऑफ रिप्लिकेशन हो, जो मैंने पहला पॉइंट ही बताया था आपको. तो ये रिप्लिकेशन पावर जो इसके पास है. लेकिन अगर हम डीएनए को इन जनरल देखेंगे तो 2 तरह की प्रोसेस से करता है. एक होती है ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस. क्या होती है बेटा? ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस. और दूसरी होती है हिटीरियो कैटालिटिक प्रोसेस. ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस में क्या करता है? डीएनए मिक्स डीएनए, जिसको हम बोलते हैं रिप्लिकेशन प्रोसेस. हिटीरियो कैटालिटिक प्रोसेस में क्या करता है? डीएनए मिक्स आरएनएज, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. दोनों चीजें हमें पढ़नी है. हमें रिप्लिकेशन भी पढ़नी है और ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़नी है. तो हम क्या बताएंगे, अगर हमारे पास डीएनए है, डीएनए की अगर हम बात करेंगे, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करेंगे, ये 2 तरह की एक्टिविटी कर सकता है. पहली एक्टिविटी जो हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी. अगर आपसे कोई पूछेगा कि ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी में डीएनए करता क्या है, तो हम ये बोलेंगे व्हेन डीएनए मेक्स डीएनए. अगर डीएनए हमारे पास बनाएगा डीएनए, उस एक्टिविटी जो डीएनए की है उसको हम बोलते हैं ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी. क्या बोलते हैं बेटा? ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी. ठीक है ना? और इस प्रोसेस को जो हम बोलते हैं, जब डीएनए बनाता है, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन. क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? रेप्लिकेशन. ये डिफरेंशिएट होना पहले क्लियर करना, मैं रेप्लिकेशन किसको बोलूं. डीएनए मिक्स डीएनए द रेप्लिकेशन. इसका मतलब अगर आपके सेल के पास डीएनए है, उस सेल को डिवीजन के लिए जाना है, जैसे उसको डॉटर सेल बनानी है. अब उस टाइम क्या होगा, वो डीएनए की हो जाएगी रेप्लिकेशन, क्योंकि डुप्लीकेट कॉपी बनेगी डीएनए की. उसके बाद वो 2 डॉटर सेल्स में 2 डीएनए जो है वो बांट दिए जाएंगे. बात आई मेरी समझ में? तो ये पॉइंट आप याद रखोगे. उसको हम बोलते हैं ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द डीएनए. सेकंड एक्टिविटी जो हमारे पास डीएनए कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज हिटीरियो कैटालिटिक एक्टिविटी. हिटीरियो कैटालिटिक एक्टिविटी, ये दूसरी एक्टिविटी है डीएनए. इसमें डीएनए करता क्या है? इसमें डीएनए मेक्स आरएनएज. डीएनए क्या बनाता है? आरएनएज बनाता है. और याद रखो कि इंपॉर्टेंट चीज मैं यही पे बताऊंगा आपको, आगे जाके फिर रिपीट हो जाएंगी ये चीजें, कि डीएनए जब आरएनए बनाता है, ये एक ही आरएनए बनाता है, 3 तरह के आरएनए. मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए. क्योंकि तीनों की जरूरत पड़ती है किसमें? प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में, ट्रांसलेशन में. ये पॉइंट आप याद रखोगे. ठीक है? तीनों. मैं तो यहाँ पे आरएनए की बात करूंगा, आरएनए की बात करूंगा. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन. सो अगर आपसे कोई पूछेगा इन 2 में से ऑटो कैटालिटिक और हिटीरियो कैटालिटिक प्रोसेस कौन सी है डीएनए की, दिस वन इज ए ऑटो कैटालिटिक एंड दिस वन इज ए हिटीरियो कैटालिटिक प्रोसेस ऑफ ए डीएनए. सो replication is autocatalytic, while as this when RNA makes the DNA transcription is a heterocatalytic process. ठीक है? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? आगे चलते हैं फिर. अब देखो बेटा, बिफोर डिस्कसिंग दिस डीएनए रेप्लिकेशन इन डिटेल, लेट्स हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. हम ये वाला चीज पढ़ने वाले हैं, ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी. इसको छोड़ देते हैं अभी. ठीक है ना? ये तो हमारा टॉपिक बनेगा एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में. हम पहले ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी देखेंगे, डीएनए कैसे बनाता है डीएनए को. बाद में हम देखेंगे हिटीरियो कैटालिटिक एक्टिविटी, कि डीएनए जो है वो कैसे आरएनए को क्या करता है, फॉर्म करता है. तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए. ठीक है ना? लेट्स टेक द फर्स्ट एक्टिविटी. Before discussing this first activity, let's have the most important point, that is semi-conservative nature of DNA. What we will discuss first? Semi-conservative nature of DNA. मैं इस चीज को हाईलाइट करूँ यहाँ पे, क्या हम पढ़ने वाले हैं? Semi-conservative nature of DNA.
आगे जाके पढ़ेंगे प्रोसेस को, लेकिन ये चीज तो पहले पता होनी चाहिए ना, इस सेमी कंजर्वेटिव नेचर क्या है डीएनए का। देखो बेटा, मैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर को एक्सप्लेन ऐसे करूं कि हमारे पास जो पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल्स वजूद में आ जाती है, जो हमारे पास पेरेंटल सेल है क्योंकि उसी में तो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, और 2 डॉटर सेल्स में 2 कॉपीज किसकी जाती है डीएनए की, एक में एक कॉपी दूसरे में दूसरी कॉपी। लेकिन अगर हम दोनों की बात करेंगे उन 2 डॉटर सेल्स की, उन 2 डॉटर सेल्स के अंदर जो हाफ ऑफ डीएनए होता है वो पेरेंटल होता है, और हाफ ऑफ डीएनए जो होता है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होता है। इस तरह के फिनोमेना को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। मैं दिखाऊंगा आपको, स्ट्रिक्टली बाद में लिखेंगे हम। देखो बेटा, अगर मैं इसको ले लूं, सी फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैं एक डीएनए ले रहा हूं, आप समझ लो मैंने एक डीएनए को बनाया यहाँ पे, और हमने देखा 2 स्ट्रैंड्स है, वन रन फ्रॉम 5' टू 3' और दूसरी जो रन करती है वो 3' टू 5'। अब हमने बोला इस डीएनए के ऊपर होने वाली है रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं पहले बताऊंगा, इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की हो जाएगी अनवाइंडिंग। और अनवाइंडिंग कैसे होगी, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। द एंजाइम वी हैव फॉर अनवाइंडिंग इज कॉल्ड एज हेलिकेस एंजाइम। कौन करता है अनवाइंडिंग? हेलिकेस। हम बाद में देखेंगे इन एंजाइम्स को डिटेल में। फिलहाल तो मैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए आपको समझाऊंगा बिफोर डिस्कसिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस इन डिटेल, तो तभी तो चीजें क्लियर हो जाएंगे फिर आगे जाके। तो हेलिकेस क्या करेगा, हेलिकेस एक ऐसा एंजाइम है जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्या करता है, अनवाइंड करता है। इसका मतलब जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक करता है, तभी तो दोनों अनवाइंड हो जाएंगे। क्योंकि दोनों हमने देखी थी कि दोनों न्यूक्लियोटाइड जो हमारे पास स्ट्रैंड्स होती हैं डीएनए की, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है डीएनए की, एंड दोनों चेन्स के बीच में क्या होता है, बॉन्ड होता है। वो बॉन्ड जो इनको टाइट करके रखता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे तो अनवाइंडिंग हो जाएगी डीएनए की, 2 स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अगर मैं दिखाऊं आप समझ लो ये एक स्ट्रैंड होगी अलग, और ये समझ लो आप ये दूसरी स्ट्रैंड होगी अलग, एंड दिस रन्स फ्रॉम 5' टू 3' and this runs from 3' to 5'। ये हो गया बेटा, अनवाइंडिंग हो। उसके बाद क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ये स्ट्रैंड भी अपनी न्यू सिंथेसिस बनाएगी, और ये स्ट्रैंड भी अपनी। इसका मतलब ये 2 स्ट्रैंड जो ये पेरेंटल है, अगर हम देखेंगे तो हम इसको बोल सकते हैं ना पेरेंटल डीएनए। कैन यू कॉल इट एज पेरेंटल डीएनए? यस, बिफोर रेप्लिकेट पेरेंटल डीएनए। अब ये आप बोल सकते हो ये भी पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये भी पेरेंटल स्ट्रैंड है, isn't it? You can call this one as a parental strand, है कि नहीं, मुझे बताओ। जी सर। और ये भी क्या है हमारे पास, Parental ये भी हमारे पास है पेरेंटल स्ट्रैंड। अभी अनवाइंड हो गए, कैसे हो गए अनवाइंड, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज हेलिकेस। अब दोनों के अंदर क्या होगा, नाउ देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। ये भी अपनी नई स्ट्रैंड बनाएगी और ये भी अपनी नई, कैसे होगी वो प्रोसेस हम देखेंगे किसमें, रेप्लिकेशन में, क्योंकि वही तो होगा रेप्लिकेशन में। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ये वाली स्ट्रैंड भी अपनी नई स्ट्रैंड बना रही है, और ये वाली स्ट्रैंड भी क्या कर रही है, अपनी नई स्ट्रैंड बना रही है। और इसको हमने देखा इस रन फ्रॉम 3' टू 5'। नाउ दिस में रन फ्रॉम 5' टू 3'। ऐसा ही हो गया ना हमारे पास न्यूली। तो हम इस ब्लैक वाले को क्या बोलेंगे, इस ब्लैक वाले को हम बोल सकते हैं इट इज न्यूली सिंथेसाइज्ड, इजंट इट? इट इज न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। मेरी बात सब सुना बेटा, अगर मैं ये डीएनए 2 सेल्स में बांट दूं, आप समझ लो ये मेरे पास एक सेल है, मैंने इसको दिया, बात समझने की कोशिश करना, मैंने इसको दिया, और दूसरी सेल ये है, और मैंने इस सेल को भी दिया। अब मुझे बताओ, अब ये 2 सेल्स इस पेरेंटल सेल से वजूद में आ रही है, तो मुझे बताओ जो 2 पेरेंटल सेल मुझे वजूद में आ गई डॉट सेल्स, क्या इनमें हाफ डीएनए पेरेंटल है? यस, इसमें भी हाफ पेरेंटल है, इसमें भी हाफ पेरेंटल। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मींस हाफ, कंजर्वेटिव मींस टू प्रिजर्व। हाफ जो डीएनए है वो प्रिजर्व हो जाता है किनमें, डॉटर सेल्स में। किसका, पेरेंट का, पेरेंटल, उसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। अगर मैं इसको डायग्रामिक मैनर में समझाऊं आप लोगों को, तो डायग्रामिक मैनर में हम ऐसे ले सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ चीजों को, अदरवाइज है तो फिनोमेना बहुत कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना बेटा, मैं तो चीजें दिखा रहा हूँ, आप समझ लीजिए हमारे पास एक सेल है, ठीक है ना बेटा, और ये सेल के पास अपना पेरेंटल डीएनए, ये समझ लीजिए पेरेंटल डीएनए। अब इस पेरेंटल डीएनए को क्या होगी, रिप्लिकेशन, और रिप्लिकेशन से पहले क्या हो जाएगी, अनवाइंडिंग हो जाएगी। तो हमने देखा ये अनवाइंडिंग होगी। अब उसके बाद हमने देखा इनके ऊपर न्यू स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसिस हो जाएगा, हमने देखा न्यू स्ट्रैंड भी सिंथेसिस होगी।
उसके बाद ये सेल जो ये डिवाइड कर रही है, क्या कर रही है बेटा, Divide. डिवाइड कर रही है, और हमारे पास बन जाती है 2 डॉट सेल्स, ये वजूद में आ जाती है। जी। तो हमने बोला एक के अंदर भी पेरेंटल हाफ ऑफ आ जाता है, और दूसरा जो है हाफ ऑफ क्या आता है, न्यूली सिंथेसाइज आ जाता है कि नहीं आ जाता। जी, तो इस तरह हमारे पास 2 डॉटर सेल्स जो वजूद में आ गई, उनमें जो हाफ ऑफ डीएनए है वो पेरेंटल है, और हाफ ऑफ डीएनए जो है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। बात आई मेरी समझ? क्योंकि अब आप याद रखोगे डॉटर सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है वो हाफ पेरेंटल होता है और हाफ न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। ठीक है ना, डॉटर सेल्स की बात कर रहा हूं। तो आप लिख सकते हो इस फिनोमेना को समझने के लिए, दिस फिनोमेना states that in a daughter cells half of the DNA is parental and half is newly synthesized, and this phenomenon will be called as semi-conservative nature of DNA. This phenomenon was observed by, that is a Michelson and Stahl. ये जो phenomena है, observed by Michelson and Stahl in 1958. उन्होंने क्या किया था, इसको ऑब्जर्व किया, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक मुझे बोलो। ठीक है, ये हो गया सेमी कंजर्वेटिव। आगे चलते फिर, अब प्रोसेस को समझने के लिए पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो एंजाइम्स है कौन कौन से रिक्वायर्ड है फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है ना, पहले हम देखेंगे। अब हम प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ेंगे, लेकिन बिफोर डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन वी विल फर्स्ट स्टडी अबाउट द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है ना, क्योंकि एंजाइम्स का क्लियर हो, उनकी एक्टिविटी क्लियर हो, तभी तो आप प्रोसेस को इजीली समझोगे। ठीक है ना, और किस जगह पे कौन सा एंजाइम यूज होता है, वो सारी चीजें फिर इजीली क्लियर हो जाएगी। इसको मैं रब करूँ आप? चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अभी कौन सी एक्टिविटी है डीएनए की क्लियर होनी चाहिए, ऑटोकैटालिटिक। ठीक है ना, ऑटोकैटालिटिक मींस एंजाइमेटिक एक्टिविटी है डीएनए की, लेकिन ये क्या करता है, अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। हाईलाइट करो आप, एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है ना बेटा, अब प्रोसेस के लिए कौन कौन से एंजाइम्स हमें चाहिए, एंजाइम्स required for DNA replication. DNA replication के लिए कौन से एंजाइम जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है बेटा, अब पहला एंजाइम जो हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट एंजाइम, दैट इज अ हेलिकेज। हाईलाइट करो, पहला एंजाइम जो हमारे पास है वो है हेलिकेज। हेलिकेज का काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हेलिकेज जो है ये 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को करेगा अनवाइंड। ठीक है ना बेटा, और अनवाइंड करने से कैसे होगा, ब्रेकिंग ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है ना बेटा, अनवाइंड करेगा किनको, 2 स्ट्रैंड्स को, इसलिए हम इसको बोलते भी हैं इट हेल्प्स इन अनकॉइलिंग, अनवाइंडिंग या अनजिपिंग। जैसे आप जिप खोलते हो ना, वैसे ही काम करता है। जैसे जिप बंद करो, दोनों साइड बंद हो जाते हैं, आप जिप खोलो, अलग अलग हो जाते हैं 2 साइड्स, 2 फ्लैप्स अलग अलग हो जाते हैं। Isn't it like that it works? That's why it's also called as a zipping enzyme. इसलिए इसको क्या कहा जाता है, zipping enzyme भी। तो अगर हम हेलिकेज की बात करेंगे, it helps in unwinding, या आप लिख सकते हो uncoiling भी लिख सकते हो आप, या आप लिख सकते हो unzipping।
of what? Of double helical DNA. दो strands पे Of double helical DNA. DNA ये डबल हेलिकल डीएनए को क्या करेगा? अनवाइंड. जैसे मैं दिखाऊंगा आपको, आप समझ लो ये हमारे पास क्या है, ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड है, हमने देखा डीएनए है. अब इन डीएनए स्ट्रैंड्स को क्या करेगा? दिस रन्स फ्रॉम 5' to 3' and that 3' and this is running from 3' to 5. 5'. 5'. ठीक है. अब इनको क्या करेगा? ये इन दो स्ट्रैंड्स को कराएगा अनवाइंड. हमने देखा ये अनवाइंडिंग हो गई. ठीक है ना बेटा? लेकिन एक चीज आप याद रखोगे बेटा, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा. अगर आपने देखा होगा ना कोई भी चीज विच इज इन अ कॉइलेड स्ट्रक्चर, अगर आप उसको कॉइल रिमूव करोगे ना कभी, जैसे आप रोप को देखोगे उसके अंदर बहुत छोटी छोटी थ्रेड्स होती है और वो किस फॉर्म में होती है? रोप कॉइलेड फॉर्म में, उसके ऊपर कॉइलिंग. अगर आप थोड़ा से भी एक रोप को उसके अंदर वो थ्रेड खोलोगे ना, वो आप छोड़ दोगे ना उसको, वो खुद ब खुद फिर वाइंड हो जाती है. सेम इज हैपनिंग विद द डीएनए. डीएनए के मैं आपको बताऊंगा, डीएनए जब आपने अनवाइंड किया, अगर आप इसको रिलीज करोगे फिर से वाइंड अप हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, अगेन इट गेट्स वाइंड टू ईच अदर. ये फिर कौन सा कॉइल स्ट्रक्चर ले जाएगा एक दूसरे के ऊपर. ठीक है, ट्विस्टेड स्ट्रक्चर हो जाएगा. तो हमने क्या किया? हमने हेलिकेज तो डाल दिया, उसने तो अनवाइंड किया, लेकिन these DNA strands will prefer to come closer again to have a what? Coil structure again to stabilize these single stranded DNA now. अब ये single strand बन गया ना? Say this is running from 5' to 3' और ये 3' to 5'. अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब हमने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को, डबल स्ट्रैंड डीएनए को अनवाइंड किया, अब सिंगल स्ट्रैंड्स के ऊपर टेंशन आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है. दे वांट टू रिवाइंड, वो चाहते हैं कि हम रिवाइंड हो जाए ताकि स्टेबल स्ट्रक्चर एक्यर करे. तो हम बोलेंगे कि अगर हमने हेलिकेज डाल दिया, उसने अनवाइंड किया, रिवाइंड हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं. लेकिन ये याद रखोगे आप, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, आप जो सिंगल स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस रहता है. दे वांट टू रिवाइंड, लेकिन हम इनको स्टेबलाइज कराते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इनको स्टेबलाइज करा सकते हैं. कौन करा सकते हैं? दो तरह के एंजाइम्स. एक एंजाइम है टोपोआइसोमेरेज, क्या है बेटा? और दूसरे एंजाइम जो है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन. दो तरह के एंजाइम याद रखोगे जो सिंगल स्ट्रैंड को क्या करेंगे? स्टेबलाइज करेंगे और प्रिवेंट करेंगे रिवाइंडिंग डीएनए की प्रिवेंट करेंगे. पहला एंजाइम जो हमारे पास है वो है टोपोआइसोमेरेज. अब टोपोआइसोमेरेज करता क्या है? पहला पॉइंट आप याद रखोगे. अगर मैं टोपोआइसोमेरेज की बात करूं, अगर ये मेरे पास एक सिंगल स्ट्रैंड है और ये रन करते हैं फ्रॉम 5' to 3', याद रखोगे. ठीक है ना? ये क्या करेगा? ये इस स्ट्रैंड में कट डालेगा. टोपोआइसोमेरेज कट्स द व्हाट? डीएनए स्ट्रैंड कट करेगा, फिर इसको रोटेट कराएगा. क्या कराएगा? रोटेट और रिवाइंड कराएगा. व्हाट विल हैपन? It will cut this DNA strand. Now it will rotate it. Then after it rewinds it. What happens during this rotation, during this cut? It stabilizes it. इसको एक तरह की स्टेबलाइजेशन देती है. अगर आपको कोई भी चीज़ हो ना, वो ऐसे हो जाती है कॉइलेड, आप छोड़ोगे वो कॉइलेड बन जाता है. आप उसको कट कर दो, वो कॉइलेड हो ही नहीं सकता. कट क्या करेगा? वो रिलीव करेगा इसके ऊपर टेंशन. जिसके ऊपर टेंशन है ना बैंड होने का, ये टेंशन रिलीव कर देगा. वो क्या होता है? वो रोटेट करता जाएगा, फिर रिसील होता जाएगा, फिर रोटेट होता जाएगा, फिर रिसील होता जाएगा. ये कट जब तक लगेंगे किसको? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को, तब तक इसके ऊपर जो स्ट्रेस स्ट्रैंड है ये क्या हो जाएगा? रिलीव हो जाएगा, ताकि अनवाइंड रहे जब तक तो हमारी कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए? प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. तो हम ये बोलेंगे कि हमारे पास जो पहला सेकंड एंजाइम जो यूज होता है इसके लिए, दैट इज कॉल्ड एज टोपोआइसोमेरेसिस. अब करते क्या बेटा? जल्दी से बताओ. कट्स, देन रोटेट्स एंड रिसील्स. सो ये करेंगे कट्स, रोटेट्स एंड रिसील्स. व्हाट? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता क्या इससे? फिर जल्दी से बताओ. रिलीव्स व्हाट? टेंशन ऑन व्हाट? on single strand DNA. relieves tension. किसका बना होता है? yes, ये एंजाइम किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है ना. एंजाइम सारे प्रोटीन है. ठीक है ना? सो रिलीव्स टेंशन और स्ट्रेस ऑन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. स्ट्रैंडेड डीएनए.
ये कौन सा एंजाइम हो गया? सेकंड एंजाइम। थर्ड एंजाइम भी आ जाएगा, देखो बेटा, थर्ड एंजाइम इसके ऊपर बाइंड हो जाएगा, ऐसे प्रोटीन है वो भी तो एंजाइम एक्ट करता है, वो इसके ऊपर बाइंड हो जाएंगे। व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ये क्या करेंगे? ये भी इससे स्ट्रेस रिलीव करेंगे और इसको क्या करेंगे? स्टेबलाइज करेंगे स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। सो रिलीव्स टेंशन और स्ट्रेस ऑन सिंगल स्ट्रैंड एंड स्टेबलाइजेस इट। और क्या करेगा इसको? स्टेबलाइजेस इट। Same, we have the third enzyme which is used during this process, that is called as single-stranded stabilizing protein. अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो क्या? ट्रिपल एस बी, सॉरी ट्रिपल एस पी, सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। अब ये भी क्या करेगा? जल्दी से बोलो, क्या करेगा इसको? ये भी रिलीज करेगा टेंशन। हाँ, it relieves, or we can say it releases or relieves the tension or stress on tension, single-stranded DNA. oblique stress on single stranded DNA. डबल स्ट्रैंड में तो टेंशन है ही नहीं। एंड स्टेबलाइज, और क्या करेगा इसको? स्टेबलाइज करेगा। सो अगर आपसे कोई पूछेगा हेलिकेज एंजाइम तो कर रहा है अनवाइंडिंग, लेकिन डीएनए के अंदर एक एबिलिटी है दैट गेट्स रिवाइंडेड, ठीक है ना, तो कौन प्रिवेंट करता है रिवाइंडिंग? तो याद रखो कि टोपोआइसोमेरेज एंड सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन जो है वो रिलीव करेगा टेंशन को और स्टेबलाइज करेगा इन सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स को, ठीक है ना। हम जो पढ़ेंगे ना हेलिकेज एंजाइम आ जाएगा वो अनवाइंडिंग करेगा, फिर तो आपको पता ही कौन एंजाइम आएगा सेकंड जो इसको रिलीव करेगा टेंशन, ताकि इसको अनवाइंड करके, इसलिए मैं एंजाइम पहले पढ़ाऊंगा, बाद में प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। करो जल्दी से इसको। ठीक है, अब लिखो आप नेक्स्ट एंजाइम। द एंजाइम वी हैव नेक्स्ट इज अ लाइगेज। लाइगेज को तो पढ़ा होगा आपने, किस में हेल्प करता है? सीलिंग में, बाइंडिंग डीएनए फ्रैगमेंट्स को जोड़ने में। आप बोलोगे सर कहाँ जोड़ता है डीएनए? पहले देखो, यहाँ पे तो इसको काट दिया था ना इसने, किसने? टोपोआइसोमेरेज। अब तो जोड़ना भी है ना, जोड़ेगा कौन? लाइगेज। याद रखोगे, यहाँ आपने अगर डीएनए प्रोसेस थोड़ी सी पढ़ी होगी, आपने देखो हमारे पास दो तरह की स्ट्रैंड्स होती है, एक होती है लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरी होती है लैगिंग स्ट्रैंड। जिस स्ट्रैंड चाहता डीएनए, बात सुनोगे मेरी, 5' to 3' जो होती है ना, इट्स कॉल्ड एज अ लीडिंग स्ट्रैंड। दूसरी होती है लैगिंग, व्हिच इज 3' to 5'। अब 5' to 3' जो हमारे पास स्ट्रैंड है, इसके ऊपर जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो कंटिन्यूअस होती है। क्या होती है? कंटिन्यूअस। दैट मींस वन प्राइमर इज रिकेट एंड अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम देखेंगे बाद में इस प्रोसेस में। इसके बाद जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं डीएनए के, और बहुत ज्यादा प्राइमर्स यूज होते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं डीएनए। फिर उन फ्रैगमेंट्स को जोड़ना है, स्ट्रैंड तो कंप्लीट करनी है, और जोड़ने के लिए उन फ्रैगमेंट्स को हम बोलते हैं, जो लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर जो छोटे छोटे डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनते हैं, नई न्यूली सिंथेसाइज्ड जब स्ट्रैंड होती है ना, तो वो फ्रैगमेंट्स में बनती है, उनको हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। अगर सुना होगा कभी नाम, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। अब उन ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ना है तो एंजाइम कौन करेगा काम? लाइगेज। बात आई मेरी? सब आगे जाकर हम इन चीज़ों को देखेंगे डिटेल में, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इसको प्रोसेस को पढ़ाने वाला हूँ, मैं तो ये चीज़ें बता रहा हूँ लाइगेज कहाँ पे यूज होता है, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे बताऊंगा ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बन गए, अब वो जुड़ गए, तो आपको याद आना चाहिए लाइगेज आ गया, अब इसको जोड़ेगा, ठीक है ना। तो आप नेक्स्ट एंजाइम थर्ड वन है, थर्ड एंजाइम फोर्थ वन है शायद, तो हमारे पास है लाइगेज। Ligase helps in binding or joining of DNA fragments. और एक इंपॉर्टेंट एंजाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसका है तो एक दो एंजाइम है, इसको थोड़ा याद रखोगे कि लोग इसी चीज को भूल जाते हैं। हमारे पास एक एंजाइम है, उसको बोलते हैं प्राइमेस। क्या बोलते हैं? प्राइमेस इज ए डीएनए डिपेंडेंट ऑन आरएनए पॉलीमरेज।
इसका मतलब डीएनए डायरेक्ट टू मेक द आरएनए। इसका मतलब डीएनए ना हो फिर आरएनए नहीं बना सकता है। डीएनए डायरेक्टेड मींस ये होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इज ए प्राइमेस एंजाइम। करता क्या है, ये डीएनए को रीड करता है, ये डीएनए को पढ़ के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ देता है और छोटा सा एक फ्रेगमेंट बनाता है न्यूक्लियोटाइड्स का, उसको हम बोलते हैं प्राइमर। क्या बोलते हैं बेटा? बात आई मेरी समझ? और प्राइमर जो है वो बना होता है 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स का। तो आप बोलोगे डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है उसमें हम प्राइमर्स यूज करते हैं, हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स ले आते हैं डीएनए के, क्योंकि जो हमारे पास मैन एंजाइम व्हिच इज प्लेइंग द मेन रोल इन दिस डीएनए रेप्लिकेशन, दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करता क्या है देखो बेटा, मैं समझाऊंगा आप लोगों को थोड़ा सा। जैसे हमारे पास ये स्ट्रैंड है, अब इस स्ट्रैंड पे नई डीएनए बनाना है। अब नए डीएनए बनाने के लिए पहले यहाँ पे प्राइमर बना दिया जाएगा। व्हाट विल बी मेड फर्स्ट? प्राइमर। और प्राइमर क्या है? वो एक शॉर्ट सीक्वेंस है किसकी? न्यूक्लियोटाइड। और शॉर्ट सीक्वेंस में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? तो हम समझ लेंगे कि शायद तकरीबन 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। लेकिन ये प्राइमर बना दिया गया कहां से? फ्रॉम डीएनए। That's why we call primase enzyme is a DNA dependent RNA polymerase। RNA polymerase करेगा क्या? RNA बनाएगा। जैसे DNA polymerase DNA बनता है, RNA polymerase RNA बनाएगा। लेकिन मैंने आपको बोला ये DNA डिपेंडेंट है, दैट मीन्स DNA इसको डायरेक्ट करता है क्या बनाने के लिए? RNA बना। और जब इसने ये छोटे छोटे पीस बनाए, इसको हम बोलते हैं प्राइमर। क्या बोलते हैं बेटा? बात सुनना मेरी। प्राइमर। अब प्राइमर क्या है? कुछ नहीं है, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। अब बोलो कि सर हमारे पास जो मैन एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, वो मैन काम करता है। और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो एक एक करके यहाँ पे क्या करेगा, इस 3' एंड पे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता जाएगा ताकि दूसरी स्ट्रैंड बन जाए। डीएनए पॉलीमरेज का यही काम है। अब बोलो कि सर अब तो ये आरएनए है यहाँ पे, हमने बोला डीएनए आरएनए प्राइमर बनता है। न्यूक्लियोटाइड्स, आप बोलो कि सर ये पीस बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी इसको? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स को नहीं जोड़ पाता है, इसको पहले चाहिए एक फ्रेगमेंट जो जुड़ा हुआ हो। बात आई मेरी समझ? अगर आपसे कोई पूछेगा कि डीएनए पॉलीमरेज ऐसा भी कर सकता था ना, हमारे पास समझ लो एक स्ट्रैंड थी, अब इसको नई स्ट्रैंड बनानी थी तो यहां से जुड़ता न्यूक्लियोटाइड्स को एक एक करके, नई स्ट्रैंड बन जाती। है ना कॉमन सेंस? लेकिन मैंने आपको बताया कि ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स को नहीं जोड़ पाता है, इसको पहले एक ऐसा पीस होना चाहिए जिसमें जुड़े हुए क्या हो? न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसलिए मैंने प्राइमर का वर्ड यूज किया। प्राइमर है शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जिसमें जुड़ी हुई है न्यूक्लियोटाइड्स। कितने? 15 to 20। और उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना इसको इजी हो जाता है। एक बात हो गई क्लियर है? दूसरी बात, आप बोलोगे सर कि आरएनए फ्रेगमेंट क्यों लिया ऐसे? ये तो डीएनए फ्रेगमेंट ले सकता था ना, क्यों आरएनए को ऐसे प्राइमर बनाया? दो चीजें इसमें, एक ये है कि आरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना इसको इजी हो जाता है, और दूसरी बात है आरएनए फ्रेगमेंट को रिमूव करना भी इजी है क्योंकि इसको बाद में रिमूव करना है। और जब इसको रिमूव करोगे यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाएगी, फिर इसके ऊपर एक एक करके आप न्यूक्लियोटाइड अगेन जोड़ सकते हो। इसको गैप जो है वो फिल वो कौन एंजाइम करेगा? दैट विल बी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। वो इसको क्या करेगा? गैप फिल कराएगा। फिर वो तो उसका काम है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये चीज, मैं तो ये चीज बता रहा हूँ आपको। प्राइमर तो आपने रिमूव कर दिया, ये रिमूव होना चाहिए ना इजीली, तो रिमूव क्या कैसे होगा? तो आरएनए फ्रेगमेंट इजीली रिमूव होता है एज कंपेयर टू डीएनए फ्रेगमेंट। तो चीजें मैं फिर एक बार बता रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछेगा प्राइमेस एंजाइम की क्यों जरूरत पड़ गई, तो प्राइमेस जो है उसको डीएनए डायरेक्ट करता है आरएनए बनाने के लिए, और आरएनए का फ्रेगमेंट जो बनाता है छोटा फ्रेगमेंट बनाता है, ठीक है ना? उस छोटे फ्रेगमेंट को हम बोलते हैं प्राइमर। कितने का बना होता है? 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स का। फिर आपसे कोई पूछेगा हमें बताओ ऐसा क्यों है, प्राइमर की क्यों जरूरत पड़ती है डीएनए रेप्लिकेशन में? तो आप बोलोगे जो मैन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो हमें न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है नई स्ट्रैंड बनाने के लिए, वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स को नहीं जोड़ पाता है, उसको पहले एक फ्रेगमेंट होना चाहिए बड़ा सा, उसके ऊपर फिर वो जोड़ देता है। होगी बात के लिए? तीसरी बात इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाई आरएनए फ्रेगमेंट प्राइमर देयर, व्हाई नॉट डीएनए फ्रेगमेंट? ये तो डीएनए फ्रेगमेंट भी ला सकता था उधर, क्योंकि उसको एक तो ये है कि आरएनए के ऊपर इसको इजीली न्यूक्लियोटाइड जोड़ने इजीली हो जाते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को एज कंपेयर टू द डीएनए, और रिमूव करना इसको इजी हो जाता है। पॉइंट आई समझ? तो थर्ड एंजाइम जो इंपॉर्टेंट है ये वाला एंजाइम, इसका तुम थोड़ा याद रखोगे। प्राइमेस किसमें हेल्प करता है बेटा? प्राइमर फॉर्मेशन में। प्राइमर फॉर्मेशन
प्राइमर फॉर्मेशन है क्या, प्राइमर है क्या, अगर आपसे कोई पूछेगा, सो इट्स ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए, ठीक है ना बेटा। प्राइमर क्या है, प्राइमर्स बोलोगे फिर फ्रेगमेंट्स बोलोगे, ठीक है ना। स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ सॉरी आरएनए क्या है, आरएनए, स्मॉल फ्रेगमेंट है आरएनए का। और कितने न्यूक्लियोटाइड्स का बना होगा, इट विल बी 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होगा। ये पॉइंट ऑफ याद रखोगे। और प्राइमेस एंजाइम है क्या, अगर आपसे कोई पूछेगा, इट्स अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए बना रहा है, ठीक है ना। सो हम ये बोलेंगे इट्स अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब क्या हो गया, डीएनए डिपेंडेंट, सो इट इज डायरेक्टेड बाय द डीएनए टू मेक द आरएनए। बात आई समझ में, उसी को बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है बेटा। उसके बाद जो 6th एंजाइम बचेगा, दैट विल बी डीएनए पॉलीमरेज 3। ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है, सारा गेम तो इसी का है। डीएनए पॉलीमरेज 3 ये क्या करेगा, व्हाट टू डू इट, it will help in binding of or addition of nucleotides onto the primer. So it has to form the new strand, ताकि एक नई strand जो है वो form हो जाए. So it adds nucleotides on primer. Adds nucleotides on primer. And thus help in formation of new strand of DNA. प्रास को हम बाद में देखेंगे, पहले तो एंजाइम्स की कहानी पता होनी चाहिए। इसको जल्दी से लिखो आप यार। सो क्या किया आप, डीएनए पॉलीमरेज 3 ने ऐड किए न्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर के ऊपर, और हमारे पास क्या हो गया, नया स्ट्रैंड बन गया डीएनए का, ठीक है ना। यस सर। अब यहाँ पे मैं एक एंजाइम लिखूं यहाँ पे, फिर उसके बाद कंक्लूड करते हैं। सिद्ध में 7वां है, दैट्स अ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। देखो बेटा, आप बोलोगे तो मेरे पास तो नई स्ट्रैंड बन गई, अब तो प्राइमर को रिमूव करना है और इस गैप को फिल करना है। प्राइमर की जगह गैप क्रिएट हो जाएगी ना, उसके उसमें नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ने, तो कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। सो इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ प्राइमर, आरएनए फ्रेगमेंट को बाहर निकालना है, रिमूवल ऑफ प्राइमर एंड फिलिंग ऑफ गैप। अब जो प्राइमर की जगह गैप क्रिएट होगी, उसके ऊपर ऐड कर दिए जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स, और ये गैप जो है वो फिल कर दी जाएगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास गैप क्रिएट होगी, अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या कर दिए जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे, ताकि गैप फिल हो जाए। वो कौन काम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। ऐड कौन करेगा प्राइमर के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए पॉलीमरेज। मैन तो स्ट्रैंड ही बनाएगी, डीएनए पॉलीमरेज 3, लेकिन अब प्राइमर को तो निकालना है, गैप को भी फिर फिल करना है, तो ये कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। लिखो जल्दी से इसको। आगे चलते हैं। अब डीएनए पॉलीमरेज का थोड़ा सा हम देखते हैं। इसके 3 सब यूनिट्स है, अल्फा, एप्सिलॉन, ठीक है ना। जरा हम इसको देखते थे पहले, और इसका बीटा सब यूनिट है। 3 सब यूनिट्स है किसके, डीएनए पॉलीमरेज 3। इसको थोड़ा हम देखते हैं पहले, क्योंकि इसका इतना ही काम नहीं है, बहुत सारी चीजें इसकी काम। चलो देखते हैं हम। पहला जो हमारे पास है, दैट विल बी कॉल्ड एज अल्फा सब यूनिट, बीटा 2 है लास्ट, ठीक है ना, मुझे याद दिला रहा है। तो हम बोलेंगे जो हमारे डीएनए पॉलीमरेज 3 है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम पहले, ठीक है ना। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है, इसके कितने सब यूनिट्स है बेटा, 3 सब यूनिट्स है, 3। ये मैन एंजाइम, इसीलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इसके 3 सब यूनिट्स। पहला कौन सा मैंने बताया, अल्फा सब यूनिट, अल्फा सब यूनिट है पहला। अब इसका काम क्या है, कैटालिटिक एक्टिविटी।
दैट मीन्स इसका कैटालिटिक एक्टिविटी मतलब क्या, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना प्राइमर के ऊपर। सो अल्फा सब यूनिट क्या करेगा, इसकी है कैटालिटिक एक्टिविटी, और कैटालिटिक एक्टिविटी यू नो एडिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन टू द प्राइमर। सो कैटालिटिक एक्टिविटी के बारे में लिख सकते हो आप, क्या करेगा, एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स ऑन प्राइमर, एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स ऑन प्राइमर, इसका काम है। कभी पूछा जाएगा इसमें कौन सा सब यूनिट कैटालिटिक एक्टिविटी दिखाता है, अल्फा सब अल्फा सब। दूसरा हमारे पास एप्सिलॉन सब यूनिट, एप्सिलॉन सब यूनिट होता है दूसरा। इसका काम जो है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रूफ रीडिंग। क्या काम है इसका, प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग मैं बताऊंगा क्या होता है। आप समझ लीजिए हमारे पास एक स्ट्रैंड थी 5' to 3', ये पैरेंटल थी। अब नई स्ट्रैंड बन गई, बात सुनना मेरी, अब क्या बन गई, नई स्ट्रैंड बन गई विच रन्स फ्रॉम 3' to 5' है। तो अब कॉइलेट स्ट्रक्चर में तो दिखा रहा हूं आपको समझाने के लिए। आप समझ लो यहाँ पे मेरे पास ए था, क्या था बेटा, ए, और यहाँ पे टी आ गया, ये नॉर्मल है। और हमने देखा 2 डबल बॉन्ड से यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ए था और ए की जगह यहाँ पे सी आ गया, मिसमैच हो गया, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के टाइम में भी एरर आने के चांस है। मैंने बताया आपको कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है चांसेस क्या है, 10⁻⁴ मैंने बोला था आपको, 10⁻⁶ न्यूक्लियोटाइड्स अगर जोड़ देंगे एक एरर आने की चांसेस है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक एरर आने के चांसेस है, हो सकता है ऐसा एरर हो। तो अब इस एरर को ठीक करने के लिए ये एप्सिलॉन सब यूनिट जो है ये करेगा इसकी प्रूफ रीडिंग। जो स्ट्रैंड बन गई क्या ये करेक्ट बन गई कि नहीं, उसी को बोलते प्रूफ रीडिंग। तो फिर क्या करेगा, अगर उसको लगेगा कि नहीं किसी जगह पे एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो मिसमैच हो गया है, तो ये क्या करेगा, उसको ये उसको सी को रिमूव करके यहाँ पे क्या डालेगा, टी डालेगा। इसको हम बोलते हैं व्हाट वी कॉल दिस वन इज प्रूफ रीडिंग। बात आई मेरी समझ। तो कौन सा सब देखो, अब ये देखो एरर आने के चांस कितने कम है। पहले तो ये है कि न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिए जाते हैं इन अ करेक्ट मैनर, क्योंकि पहले ही मैंने बोला एरर रेट बहुत कम है। 10⁻⁶ न्यूक्लियोटाइड जोड़ोगे आप तो उसमें एक न्यूक्लियोटाइड जो है मिसमैच आने के चांस है, तो नेग्लिजिबल। दूसरी बात ये कि अगर हो भी गया तो प्रूफ रीडिंग है, प्रूफ रीडिंग छोड़ेगी नहीं इसको। फिर एक बार पढ़ेगा इसको नई स्ट्रैंड को कि मैंने जो न्यूक्लियोटाइड जोड़े कहीं मैंने वो करेक्टली जोड़े कि नहीं जोड़े। अगर करेक्टली जोड़े लीव, अगर नहीं तो फिर प्रूफ रीडिंग कर देगा इसकी, और प्रूफ रीडिंग में चेक करेगा all those nucleotides which we have joined in case of a newly synthesized strand, are they correctly what they call joined or not. तो ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। ये कौन करेगा, दिस विल बी एप्सिलॉन सब यूनिट। अब लास्ट वन जो है दैट इज β2 सब यूनिट, β2 सब यूनिट। ये सब यूनिट जो है इट हेल्प्स इन क्लम्पिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, क्लम्पिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज को क्लम्प कराएगा, बाइंड कराएगा किसके साथ, डीएनए स्ट्रैंड के साथ। मैं सिखाऊंगा, आप समझ लीजिए हमारे पास पैरेंटल स्ट्रैंड है 5' to 3'। अब जोड़ना क्या है हमें, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स के लिए। अब ये जो हमारे पास ये वाला β2 सब यूनिट है, ये काम क्या करेगा, आप समझ लीजिए डीएनए पॉलीमरेज है, और ये इसको इसके साथ क्या कराएगा, क्लम्पिंग कराएगा, बाइंड करके रखेगा इसके साथ, जिसको बोलते हैं क्लम्पिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। किसके साथ, पैरेंटल स्ट्रैंड के साथ, ताकि इसको रीड करेगा और नए नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाएगा और न्यूली सिंथेसाइज्ड जो स्ट्रैंड है वो फॉर्म हो जाएगी। बात आई मेरी सब। इसको बोलते हैं क्लम्पिंग ऑफ द व्हाट, डीएनए पॉलीमरेज। और एक एंजाइम है लिखो, दैट इज न्यूक्लियेज। न्यूक्लियस क्या करेगा, वो कट करेगा, ब्रेक करेगा किसको, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को। और कोई देखो बेटा यहाँ पे लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड आ गया, बात सुनो मेरी, यहाँ पे कौन आ गया, रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड। अब कौन करेगा इसको कट, न्यूक्लियस। आप देखोगे टोपोआइसोमेरेज रोटेट कराता है, कट कराता है, लेकिन उसमें भी कट आता है ना, कट कौन कराता है, न्यूक्लियस। कट डीएनए को कौन देगा, न्यूक्लियस। तो हम बोलेंगे अनदर एंजाइम वी हैव, व्हिच वन इट इज, 8 to 1 वी हैव इज न्यूक्लियस। टोपोमेरेज जो हम उस टाइम पे क्या पढ़ा था वो नहीं करता है, वो भी तो करता है, कट रोटेट करता है, वो रिसील कराता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में न्यूक्लियस का भी उसका काम है वहाँ। जैसे वो रिसील कौन करेगा, लाइगेस, कट कौन देगा, न्यूक्लियस, रोटेट कौन करेगा, टोपोआइसोमेरेज। ऐसी चीजें होती है, कंबाइनली प्रोसेस होती है, लेकिन इन जनरल रोटेट तो कराना है उसको, तो कौन कराएगा, टोपोआइसोमेरेज। तो ये चीजें तो कंबाइन, ये मत, दीज थिंग्स हैपन साइमल्टेनियसली, आई एम यूजिंग द वर्ड,
हम तो इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, अदरवाइज दिस होल प्रोसेस आकर साइमल्टेनियसली। पहले तो क्लियर होना चाहिए ना, जो दो स्ट्रैंड्स पे ऊपर डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, ऐसा मत समझ लो पहले एक स्ट्रैंड पे होगी दूसरे स्ट्रैंड पे हो, नहीं नहीं नहीं, ये साइमल्टेनियसली दोनों स्ट्रैंड पे होती है और कंबाइंड प्रोसेस है, ठीक है ना। हर एक एंजाइम वर्क करता है अपने टाइम पे। बात आई मेरी, ये मत समझना पहले आ जाएगा हेलिकेस, वो अनवाइंड करे फिर दूसरा वेट करेगा, शायद ऐसा मत समझ लो। अनवाइंडिंग जितनी होगी ना रेप्लिकेशन उस साइड से होती जाएगी, और फिर बाद में जब पूरा डीएनए अनवाइंड हो गया पूरी रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब अगर समझ लो, मैं समझाने की बात बता रहा हूँ, आप समझ लो मेरे पास डबल स्ट्रैंड डीएनए इतना अनवाइंड हो गया, इतना थोड़ा सा ऊपर वाला ऐसा, आप समझ लो यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, अभी हेलिकेस काम ही कर रहा है, ऊपर से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है, जब तक कि पूरा अनवाइंड हो जाता पूरी रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट। ऐसा नहीं, वेट नहीं है इस चीज़ में, साइमल्टेनियस बट वेरी क्विक प्रोसेस। आप देखो अगर आप बैक्टीरिया की बात करोगे, divides in every 20 minutes, and if you take your zygote, forms a huge organism inside the mother's womb. That's a diffusion process. तो अब देखो आप खुद ही समझ सकते हो ना प्रोसेस कितनी फास्ट है। अब न्यूक्लियस क्या करेगा, it cuts DNA, okay, or we can say it cuts DNA, or we can also call it as it can have one more important, that is there, एक तो काट देगा डीएनए को ताकि फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो जाए न्यूक्लियोटाइड, हम ये बोलेंगे ब्रेक्स फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बोल सकते हैं, ठीक है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये ब्रेक भी करता है किसको, मैं तो इसको भूल गया बताना, तभी तो न्यूक्लियोटाइड अलग हो जाएगी, ठीक है ना। अब और एक है फास्फोराइलेज 9:1, फास्फोराइलेज किस पे करेगा काम, अब तो इसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेज हेल्प्स इन व्हाट, फास्फोराइलेशन प्रोसेस, फास्फोराइलेशन, व्हाट इज मीन्ड बाय फास्फोराइलेशन, इट्स द एडिशन ऑफ फास्फेट, व्हाट इज इट, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, किसी जगह पे फास्फेट ऐड करना, उसको क्या बोलते हैं, फास्फोराइलेशन। कौन कराएगा, फास्फोराइलेज एंजाइम। बात आई मेरी समझ, सो कौन कराएगा इसकी एक्टिवेशन, फास्फोराइलेज, ठीक है बेटा। Bucharest, you are a fool, बीती मुझे लगा मिनट कर दो, ठीक है। यहाँ तक आ गए एंजाइम इसका प्रोसेस समझ, कोई कंफ्यूजन मुझे बताओ फिर। और न्यूक्लियस का काम फिर क्या है, कट करना डीएनए को, और ये तो फॉस्फेट, इसका काम भी है प्रूफ रीडिंग भी, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड को निकाल देगा नए को जोड़ सकता है, तो इसका भी काम हो सकता है, क्या है, प्रूफ रीडिंग, कभी आ जाता है दोनों का प्रूफ रीडिंग। बस ये एंजाइम समझ में आ गए, इनका काम समझ में आ गया, फिर चले आगे, चलो ठीक है। फिर आप लिखो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, इसमें एक दो चीजें मैं बताऊंगा, फिर कल हम इसको पढ़ेंगे, लंबी प्रोसेस है, इसको 1 घंटा लगेगा तकरीबन। अब थोड़ी चीजें मैं बताऊंगा जो बेसिक चीज इसमें है, पहले तो पता होनी चाहिए। देखो बेटा, हम जब प्रोसेस को पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोसेस में है क्या, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तुम्हारे जो न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए ना वो एक्टिवेट होने चाहिए। एक्टिवेट के मतलब क्या होता है, वो ट्राइफॉस्फेट स्टेट में होने चाहिए, मे बी देयर में भी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, guanosine monofosphate, adenosine diphosphate, and you have to first what we have to do, we have to convert them into the triphosphate। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले ही प्रोसेस में, मैंने आपको बताया था एक न्यूक्लियोटाइड तभी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता है जब वो किस कंडीशन में हो, ट्राइफॉस्फेट स्टेट में। ये है ना बेटा, अब तो यहाँ पे जोड़ने हैं ना कि नहीं जोड़ने, यस, क्योंकि नई स्ट्रैंड बनाने तो जोड़ने हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को तो जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए जो स्टेट होनी चाहिए दैट इज द ट्राइफॉस्फेट। तो अगर हम प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को देखेंगे, अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ। प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी है क्या होना चाहिए, दिल भी एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पहला जो होना चाहिए एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। व्हाट इज मीन्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दैट मीन्स दे शुड बी इन अ ट्राइफॉस्फेट स्टेट। ये तो है ना न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेशन। से फॉर इंस्टेंस अगर तुम्हारे पास होगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यू हैव टू ऐड इट फर्स्ट 2 फॉस्फेट्स, और कौन ऐड कराएगा मुझे बता, दिस फास्फोराइलेज, ये तो ऐड कराएगा। फॉस्फेट का ऐड,
है ना। तो हम बोलेंगे कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है यहाँ पे, तो आप बोलोगे फास्फोराइलेज सर, ठीक है ना बेटा। अब आ गया इसका काम। जी सर। तो बनाएगा क्या, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जी सर। अब जो चारों यूज होते हैं वही मैं बता सकता हूँ। जीएमपी है हमारे पास, तो क्या करोगे आप, 2-फॉस्फेट सेम एंजाइम जीटीपी हो गई। हमें तो ये चार चाहिए ना। अगर हमारे पास है सीएमपी तो आप 2-फॉस्फेट सेट करोगे तो सीटीपी सेम एंजाइम यूज। सिमिलरली अगर हमारे पास टीएमपी है उसको भी 2 फास्फेट्स ऐड कर दो कि क्या बनेगा, टीटीपी थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट, और इसमें भी सेम एंजाइम का जो है यूज हो जाता है। दैट्स व्हाट, दैट्स अ फास्फोराइलेज एंजाइम। सो दिस विल बी कॉल्ड एज एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ तभी बाइंड हो जाएगा जब उसके पास क्या होगा, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना। जी सर। और एक चीज, सेकंड पॉइंट क्या हमें चाहिए, दैट इज अ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ओआरआई साइट। व्हाट मीन बाय ओआरआई साइट, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब कि हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज है इसको किस जगह पे बाइंड होना है ताकि हमारे पास क्या हो जाए, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए। बात आई मेरे समझ में। अब कहाँ पे बाइंड होगा वो इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम बोलते हैं ओआरआई साइट। क्या बोलते हैं बेटा, सो अगर जो सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, दैट इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ origin of ORI साइट, replication। दैट इज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, जहां से स्टार्ट हो जाएगा। जी सर। पहला पॉइंट आप याद रखोगे, अगर आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है डीएनए के ऊपर, और डीएनए, बात सुनो मेरी, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है डीएनए के ऊपर, तो हमने जब देखा जहां से ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, जहां पे बाइंड हो जाता है डीएनए पॉलीमरेज और रेप्लिकेशन बिगिन हो जाती है, वो साइट होती है एटी रिच, दैट इज एडेनिन थायमिन रिच साइट होती है ओआरआई साइट। अगर आपसे कोई पूछेगा ओआरआई साइट को मैं कैसे रिकॉग्नाइज करूंगी, तो एटी रिच साइट है। व्हाट इज इट, एटी रिच साइट। अगर तुम्हें एटी रिच साइट किसी जगह पे डीएनए के ऊपर देखने को मिलेगी, अब जरूरी नहीं है टॉप पे हो, जरूरी नहीं बॉटम पे हो, मिडल में भी हो सकती है। बात है में वहां पे हेलिकेज पहले क्या कराएगा, अनवाइंडिंग। वहीं पे किसको बाइंड होना है, डीएनए पॉलीमरेज को। बात है मेरी समझ। तो हम ये बोलेंगे पहले वो क्या होगी, एटी रिच साइट, और इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर बाइंड होगा, बाइंडिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, polymerase third and replication begins। और यहां से स्टार्ट होती है क्या, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। क्योंकि ये तो काम कर रहा था इसमें, मैं आपको दिखाऊंगा। समझ लो ये हमारे पास एक डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वन रन्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 एंड फ्रॉम 3 प्राइम टू 5। ठीक है। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे हमारे पास कौन से बॉन्ड्स होते हैं, जल्द से बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब समझ लो ये चीजें हाइड्रोजन बॉन्ड्स है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको ये चीज बताऊं, यहाँ पे मेरे पास ए टी है। अब यहाँ पे क्या होगा, टी ए। अब ये साइड जब मैंने देखी, तो ये साइड जब मैंने देखी, दिस साइड इज रिच इन व्हाट, व्हाट इज इट रिच इन, इट इज रिच इन एटी, एडेनिन एंड थायमिन। तो मुझे बताओ हेलिकेज जब आएगा वो अनवाइंडिंग कहाँ पे करेगा, इसी जगह पे। ये जरूरी नहीं है यहाँ पे, ये मिडल में भी हो सकती है। ऐसा मत समझना, आप कभी कंफ्यूज मत होना इस चीज से। आप बोलो कि एंड पे ही है, मैं तो एंड पे हम समझाने के लिए बता रहे हैं ताकि चीजें इजी हो जाती है, अदरवाइज मे बी इन सेंटर एज वेल। तो हम ये बोलेंगे हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस रीजन पे डीएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, हेलिकेज जब आ जाएगा वो इसको क्या करेगा, बॉन्ड्स ब्रेक। तो हमने क्या देखा, हमारे पास जो नया स्ट्रक्चर आएगा वो ऐसे आएगा। क्यों, क्योंकि इस जगह पे इसने अनवाइंडिंग कराई। हमने बोला इट रन्स फ्रॉम 5' टू 3', दिस रन्स फ्रॉम 5' टू 3'। अब हमने देखा यहाँ पे तो बॉन्ड्स भी हैं, हेलिकेज समझ लो यहाँ पे पहुंच गया। अब ये वाला पॉइंट जो है उसे अनवाइंड कर दिया। बात आई मेरी समझ। अब यहाँ पे प्राइमर लगेंगे, डीएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाएगा, सिंथेसाइज करेगा किसको, डीएनए स्ट्रैंड को, और ये आगे चलता जाएगा, इसको पूरा खोल देगा, पूरा वहां से डीएनए रेप्लिकेशन भी हो जाएगी। और ये जो आप देख रहे हो, जो हमारे पास लीनियर डीएनए की अगर हम बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, रेप्लिकेशन फॉर्क। व्हाट इज इट, इट इज दैट साइट ऑन अ linear DNA
where the helicase first what unwinds the DNA strand and the DNA polymerase third binds. ये लीनियर डीएनए की बात कर रहा हूँ। तो हमने क्या देखा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि डीएनए के ऊपर कहाँ पे स्टार्ट होती है डीएनए रेप्लिकेशन, तो आप बोलोगे ओआरएस साइट पे। तो फिर बोलेगा आपसे कि ओआरएस साइट रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, तो बोलोगे एटी रिच साइट है, हेलिकेस वहाँ पे बाइंड हो जाएगा, अनवाइंडिंग कराएगा पहले, अनवाइंडिंग कराई और वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो बाइंड हो जाएगा, वो रिप्लिकेशन करना स्टार्ट करेगा। पहला पॉइंट। और इसको हम क्या बोलेंगे, इस रीजन को, इसको हम बोलते हैं लीनियर डीएनए के अंदर, वी कॉल इट रिप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है ना बेटा, आगे चलते हैं। अगर हमारे पास डीएनए हो सर्कुलर, मैं समझाऊंगा आपको, आप समझ लीजिए मेरे पास एक डीएनए, ठीक है ना, बैक्टीरियल डीएनए। अब ये कौन सा डीएनए मुझे बता, सर्कुलर, isn't it a circular DNA? Yes. अब हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे हमारे पास AT रिच साइट है, समझ लो AT देन वी हैव TAT। हमने देखा ये रीजन तो रिच है, नाउ इट में एक्ट एज ओआरआई साइट, ये ओआरआई साइट एक्ट करेगी। तो ओआरआई साइट एक्ट करने के लिए यहाँ पे कौन बैठेगा पहले, हेलिकेस, क्योंकि अनवाइंडिंग तो यही से कराएगा। तो अगर ये अनवाइंडिंग कराएगा इस रीजन की, बात सुनना मेरी सब, आप समझ लो उसने इस रीजन को अनवाइंड कराया, ठीक है ना बेटा। अब जो दूसरी स्ट्रैंड आ जाएगी, आप समझ लो इस रीजन पे क्या होगी, अनवाइंडिंग होगी। समझा रहा हूं मैं आपको, व्हाट हैपन ऑन दिस रीजन, अनवाइंडिंग। अब देखो अनवाइंडिंग होगी यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बाइंड हो जाएगा, पहले वो इस रीजन को करेगा, हेलिकेस चलेगा आगे खोल देगा इसको और स्ट्रैंड बनती जाएगी नहीं। अब इस रीजन को इन केस ऑफ सर्कुलर डीएनए व्हाट यू कॉल दिस ओआरआई साइट एज, दिस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन बबल। इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बबल। अब नथिंग एल्स यू हैव टू कीप इन माइंड, रेप्लिकेशन फॉर्क जो होता है हमारे पास, इट्स जस्ट एन ओआरआई साइट in case of linear DNA where the helicase first unwinds the DNA and the DNA polymerase third binds. Similarly, replication bubble is also the AT rich site, ORI site, where the helicase unwinds first the DNA and the DNA polymerase third binds. ठीक है ना, but it is in case of circular DNA and this is in case of linear DNA. Point of याद रखोगे, ठीक है ना बेटा। अब कल हम और चीज इसमें, so second point was origin of recognition of ORI site, ठीक है।